क्या आपका भी टारगेट है इकोनॉमिक्स में 100 से 100 लाना है? क्या आप भी सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स से ज्यादा मार्क्स अचीव करें, 90 प्लस हो, 95 प्लस हो या 100 हो? तो ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इस सोच के लिए आपको इकोनॉमिक्स को 100% प्रिपेयर भी तो करना होगा। आपको प्रिपरेशन के लिए मैंने तमाम मटेरियल दे रखे, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लेकिन आज मैं जो देने जा रहा हूं वो है रामबाण। वो एक ऐसी चीज है जो आपके इकोनॉमिक्स में आपको 100/100 ले जाने तक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा। और आपको ये जो पूरी सीरीज को लगातार देखते रहना होगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, प्लस उन क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में 100 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। जी हां, बिल्कुल सही समझा। ये जो सीरीज है वो रिलेटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जहां पर मैं आपको हर एक वीडियो में मोस्ट क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में बता रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, और इस पार्ट में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं 8 क्वेश्चन। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर दूसरे या तीसरे साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूके बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो, आप राजस्थान बोर्ड से हो, आप जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम बोर्ड से रिलेटेड है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, आपके दोस्तों के लिए ही है, इसलिए तुरंत शेयर कर दो। चलो शुरुआत करते हैं। टाइम खोटी नहीं करना है, क्योंकि टाइम कम है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा मैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से किसी तरह से रिलेटेड हो। अभी तो केवल लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं भैया, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है और बहुत कुछ है। सैंपल पेपर तो लगातार आ ही रहा है, हर एक बोर्ड का एक दिन आता चला जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर उठाइए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। द क्वेश्चन इज समसीमांत उपयोगिता के नियम को सचित्र व्याख्या कीजिए। सच देखिए लिखा बहुत कुछ है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। सम का मतलब होता है एक समान, सीमांत उपयोगिता मतलब सीमांत उपयोगिता मिलना, मतलब वस्तुओं का ऐसा उपयोग करना ताकि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कैसा हो, एक जैसा हो जाए, राइट। तो यहां पर क्या होता है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन स्पष्ट करता है, और इसको गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं, जहां पर गोसेन ने कहा जब कोई व्यक्ति अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, बराबर मतलब समान हो जाती है। इसी कारण से प्रोफेसर मार्शल ने इसको समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा है, जो वास्तव में उपभोक्ता के संतुलन को बताता कि एक प्रत्येक उपभोक्ता विवेकशील होता है, वो दिमाग से यूज करता है वो, क्योंकि अगर आप एक ही वस्तु को लगातार यूज करते चले जाएंगे ना तो सीमांत उपयोगिता घटती चली जाएंगी। लेकिन अगर वहीं पर उतने ही धन को, उतने ही पैसे को अलग अलग वस्तुओं पर प्रयोग करेंगे तो आपको समान संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में आप लिखेंगे एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि उसकी व्यय की गई राशि से अंतिम इकाई की समान सीमांत उपयोगिता एक समान प्राप्त होगी। प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है, जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, कोशिश करेंगे 1-2 कोट अर्थशास्त्रियों को देने के लिए, एक डेफिनेशन, एक मीनिंग और एक अर्थशास्त्री के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसकी विशेषता हो या मान्यता हो, और डायग्राम बनाएंगे। 100% मार्क्स गारंटी देता हूं, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। तो यहां पर मार्शल ने क्या कहा, यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु है जिससे वो विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है, तो वो इसका अनेक प्रयोग इस प्रकार से वितरण करेगा कि प्रत्येक से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। और सम सीमांत उपयोगिता का नियम की मान्यता क्या है कि सभी वस्तुएं, उन सभी वस्तुओं की इकाइयां समरूप होनी चाहिए, विभिन्न इकाइयों की खपत के बीच, मतलब उपयोग के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, सभी वस्तुओं का एक साथ प्रयोग होना चाहिए। सौद, फैशन, प्राथमिकता अपरिवर्तित होनी चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि का होना चाहिए, नहीं कि अरे यार चलो ठीक ठाक, नहीं, उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि। तो ऐसे में अगर एक साथ वो 2 वस्तु का प्रयोग करता है, मान लो एक बार में वो चावल भी प्रयोग करा है और गेहूं भी प्रयोग, वो इस प्रकार से दोनों का प्रयोग करेगा, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, एक समान हो जाती है। यानी कि वो दोनों की एक समान मात्रा का प्रयोग करना चाहेगा, मात्रा बदल सकता है लेकिन उपयोगिता एक समान लेना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यूके बोर्ड स्टूडेंट के लिए।
कई बार पूछा गया यूपी बोर्ड में कि निम्नलिखित में से परिवर्तनीय अनुपातों के नियम की 3 चरणों की पहचान कीजिए। आपने पढ़ा होगा ना परिवर्ती अनुपात का नियम, ये वही परिवर्ती अनुपात का नियम के बारे में बता रहा है, जिसको हम नॉर्मली एक साधारण प्रतिफल का नियम भी बोला जाता है। किसको क्या बोला जाता है बेटा? एक साधारण प्रतिफल का नियम या अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात का नियम। चलो ठीक है, पूछा गया इसके पीछे के पहचानिए और प्रत्येक चरण के पीछे के कारण भी दीजिए। तो यहां पर पूछा गया है कि ये जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है, यहां पर उत्पादन के 3 चरण बताना है। जब हम उत्पादन के 3 चरण बताते हैं तो जो हमारे पास कुल भौतिक उत्पादन दे रखा है दैट इज टीपी, इस टीपी का प्रयोग करते हुए, क्योंकि जब भी हम परिवर्ती अनुपात का प्रयोग करेंगे तो हमें सीमांत उत्पादन का पता होना चाहिए। तो टीपी का प्रयोग होती है सीमांत उपयोगिता निकाल लेंगे, और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी कि एमपी का फार्मूला होता है टीपीएन-1। तो हमारे पास पहले यूनिट का टीपी यानी कि कुल उत्पादन 100 दे रखा है, तो सीमांत उत्पादन निकालेंगे, 10 दे रखा है तो सीमांत उत्पादन भी 10 होगा। उसके बाद दूसरे पे हमारे पास कुल ये दे रखा है 22 में से 10 माइनस कर देंगे 12, 30 में से 22 माइनस कर देंगे 8, 35 में से 30 माइनस कर देंगे 5, और 30 में से 35 माइनस कर देंगे माइनस का 5। तो यहां पर 3 स्थितियां बनी है। देखिए, पहली स्थिति जहां पर सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं स्थिति नंबर 1, उत्पादन का प्रथम चरण। ये होता है स्थिति नंबर 2, यहां पर हो गया हमारा सीमांत उत्पादन घट रहा है। और ये है हमारा तीसरी स्थिति जहां पर हमारे पास सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। इसका मतलब होता है ये हमारा प्रथम होता है, इसको बोलते हैं उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, इसको बोलते हैं घटते प्रतिफल, और ये होता है हमारा ऋणात्मक प्रतिफल। ये होगी, इसको बोलते हैं उत्पादन का प्रथम अवस्था। आपको पहचानना है, लिखना है। यह है द्वितीय अवस्था, और यह है तृतीय अवस्था। अब ये तीनों अवस्था क्यों हुई? देखिए, पहली अवस्था इसलिए है क्योंकि यहां पर सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, यहाँ पर सीमांत उत्पादन घट रहा है, हमारे पास सीमांत उत्पादन माइनस में हो रहा है। जैसे सीमांत उत्पादन माइनस में जाएगा, हमारे कुल उत्पादन में भी कमी आना शुरू। अब इन तीनों स्थितियों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, ये इस अवस्था में जैसे जैसे परिवर्तनीय साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति है घटते प्रतिफल की अवस्था। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी दोनों ही कम होते हैं। ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन बढ़ता तो है, तो बढ़ने की जो रफ्तार होती है वो घट जाती है। और लास्ट वन है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन हमारी घटती चली जाती है, जिसके कारण से जो कुल उत्पादन हमारी कम होने लगती है। इसका मतलब अब उत्पादन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, एकाधिकार बाजार की विशेषताओं को समझाइए। एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं? इसकी देखिए, जो बाजार की 3 स्थितियां, 3 प्रकार के बाजार है, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, तीनों को पढ़िए। लेकिन यहाँ पर मैंने एकाधिकार की बात आने वाली वीडियो में बाकी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर पूछा गया एकाधिकार बाजार की विशेषताएं बताइए। सबसे पहले तो एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं वो बताइए। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर केवल एक ही विक्रेता होता है और उसका कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु भी उपस्थित नहीं होता है। अब बात रही इसकी विशेषताओं की। नंबर 1, इस बाजार में केवल वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। नंबर 2, यहाँ पर फर्म और उद्योग दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं क्योंकि एक ही फर्म होता है। नंबर 3, इस बाजार में वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। नंबर 4, इस बाजार में किसी भी नए फर्म का प्रवेश पूरी तरीके से रोक होता है, प्रवेश नहीं कर सकता। नंबर 5, इस बाजार में औसत आय और सीमांत आय वक्र दोनों ही ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। नंबर 6, इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता यानी कि फर्म स्वयं करता है। और नेक्स्ट, इस बाजार में विभेद की स्थिति पाई जाती है, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है। इसको कीमत विभेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप ढूंढिए, क्योंकि मैंने ढूंढा है। ऐसा नहीं मैं केवल उठाया कॉपी पेस्ट मार दिया, नहीं,
मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा है, समझा है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुए उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2025 के एग्जाम में काम आएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एक सीरीज बना लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन। आज 8 क्वेश्चन है, कल और 8 क्वेश्चन बताऊंगा। आने वाले दिनों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, जो इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका 2025 का एग्जाम सफल हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं सविस्तार बताइए। पहले मैंने एकाधिकार के बारे में बताया और यहीं पर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता भी है। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार स्थिति है जहां पर किसी एक समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता उपस्थित होते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर सभी विक्रेताओं के पास समरूप वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, सबको बाजार के बारे में पता होता है, कौन सी वस्तु है, कितनी कीमत है, सब कुछ। इस बाजार में वस्तु का कीमत बाजार द्वारा होता है। बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। इस बाजार में कोई भी नया फर्म प्रवेश कर सकता है, कोई भी फर्म चाहे बाजार को छोड़ के जा सकता है, पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है। इस बाजार में किसी प्रकार की विक्रय लागत नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की विज्ञापन की, प्रमोशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां बताइए। राष्ट्रीय आय से राष्ट्र के एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अर्जित आय के योग को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 प्रमुख विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। उत्पाद विधि के अंतर्गत, जिसको मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, उत्पाद विधि के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान किसी भी देश में अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है और उसमें से मूल्य राशि को घटाकर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है और साथ ही साथ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है और विदेशों से प्रस्तुत साधन आय, जिसको NFI कहते हैं शॉर्टकट में, को जोड़ दिया जाता है। तब जाके हमें यहाँ पर राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। बाकी लिखा हुआ आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट विधि है आय विधि। आय विधि के अंतर्गत किसी भी देश में समस्त प्रकार के कारक आय यानी कि साधन आयों का योग किया जाता है। जैसे श्रम से प्राप्त होता है, क्या चीज? श्रम से प्राप्त होता है आपका वेतन या मजदूरी, भूमि को प्राप्त होता है किराया, पूंजी को प्राप्त होता है ब्याज और उद्यमी को प्राप्त होता है लाभ। तो साधनों से प्राप्त होने वाली इन आयों का योग किया जाता है, दैट इज किराया, मुआवजा, ब्याज, लाभ और विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारों की आय। सभी को जब ऐड करते हैं तो हमें राष्ट्रीय मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय निकालने के लिए इसमें एक आइटम और ऐड करना पड़ता है, NFIA यानी कि विदेशों से प्राप्त साधन आय। तो ये होता है आय विधि। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है व्यय विधि। व्यय विधि के अंतर्गत एक देश में के नागरिकों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के ऊपर जो भी व्यय किया जाता है उन व्ययों का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना जब भी करेंगे तो ध्यान में रखना, व्ययों को बांटना पड़ेगा। लोग अपने घरों में जो खर्च करते हैं घरेलू उपभोग बोलते हैं, सरकार के द्वारा किया गया खर्च होता है, उत्पादों के द्वारा किया गया व्यय होता है जिसको निवेश व्यय कहते हैं, और शुद्ध निर्यात, आयात, निर्यात माइनस आयात। तो इन चारों प्रकार के व्ययों को जोड़ेंगे और चारों प्रकार के व्यय जोड़ने के बाद इसमें ऐड किया जाएगा NFIA और इस घटा दिया जाएगा इसमें से मूल्यह्रास और इसमें से घटा दिया जाएगा NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तब जाके राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो आपको ये मेथड अच्छे से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। कीन्स, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, उन्होंने अपने रोजगार की कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसके अंदर सबसे पहला है कि रोजगार जो रहता है प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति में उत्पन्न होता है और प्रभावपूर्ण मांग जो होता है ना, वो कुल उत्पादन और कुल आय और कुल रोजगार सब आपस में बराबर होता है, उस स्थिति को कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग वहां पर होता है जहां पर किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल मांग यानी कि AD और कुल पूर्ति यानी कि AS आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग मुख्य प्रभाव कुल मांग का पड़ता है। प्रभावपूर्ण मांग पर बेसिकली मांग का प्रभाव पड़ता है पूर्ति, क्योंकि अल्पकाल में पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता, केवल मांग में परिवर्तन होता है। जो कुल मांग होता है वो कुल व्यय द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि किसी भी देश में जो कुल मांग होता है, मांग मतलब हम अपने आवश्यकताओं पर जो खर्च कर रहे हैं, तो कुल व्यय को बताता है।
और कुल व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उपभोग व्यय और एक होता है निवेश व्यय। इसके अलावा इसमें सरकारी व्यय को भी जोड़ सकते हैं। जो उपभोग व्यय होता है उसमें दो बातें होती हैं, एक होता है आय का आकार और उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट है विनियोग व्यय की दो बातें होती हैं, पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज की दर। जो पूंजी की सीमांत दक्षता होती है वो भी दो बातों पर निर्भर करती हैं, पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत पर और पूंजी परिसंपत्ति की संभावित आय पर। निवेश जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, सीमांत की दक्षता धीरे धीरे घटती चली जाती है। ब्याज की दर भी दो बातों पर निर्भर करती है कि तरलता पसंदगी कितनी है और द्रव्य की पूर्ति कितनी है। तरलता पसंदगी के भी तीन उद्देश्य होते हैं, लेन देन के उद्देश्य, सतर्कता के उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये प्रोफेसर कीन्स ने अपने संतुलन के लिए प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 7, विनिमय दर क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दरों को समझाइए। जब विनिमय दर की बात करते हैं, विनिमय दर का मतलब होता है एक देश का किसी विदेशी के साथ उसकी मुद्रा के लेन देन की वह दर होती है जिस पर वो लेन देन संपन्न करता है, उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज किया जाता है। जब हम बात करते हैं विनिमय दर का अनुकूल और प्रतिकूल होना, तो विनिमय दर का अनुकूल और प्रतिकूल होना ये डिपेंड करता है कि करेंसी कैसी है। अनुकूल विदेशी विनिमय दर एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हम बात करेंगे कि एक ऐसी स्थिति जहां पर विदेशी मुद्रा के बदले में हमें अपने देश की मुद्रा को कम व्यय करना पड़ता है। मतलब विदेशी विनिमय दर उस समय अर्थव्यवस्था के अनुकूल समझी जाती है जब एक विदेशी करेंसी की इकाई के बदले में घरेलू करेंसी का, मान लीजिए $1 बराबर हम पेमेंट कर रहे हैं 80 रुपए। अगर वहीं पर अब ये $1 बराबर 80 की जगह अगर हमें 78 रुपए खर्च करना पड़ता है, इसका मतलब हमारे कंट्री की वैल्यू 2 रुपए से बढ़ गई, तो इसको हम बोलेंगे अनुकूल विदेशी विनिमय दर। जबकि प्रतिकूल विदेशी विनिमय दर होता है जहां पर विदेशी करेंसी के बदले में जब हमें अपने देश की करेंसी ज़्यादा पेमेंट करें, मतलब अगर $1 बराबर 80 रुपए है और वहीं पर पेमेंट करते वक्त अगर हमें $1 बराबर 81 रुपये पेमेंट करना पड़े, इसका मतलब ये हमारे देश की प्रतिकूल हो गई क्योंकि अवमूल्यन हुआ है, हमारे देश को नुकसान है। और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, दैट इज भुगतान संतुलन की परिभाषा दीजिए, इसकी मुख्य मदों को बताइए। भुगतान संतुलन किसी भी देश का विदेशगत किए गए समस्त प्रकार के आर्थिक लेन देनों का, आर्थिक सौदों का एक विवरण होता है जो कि एक पर्टिकुलर समय के लिए बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। वो सभी प्रकार की मदें जैसे दृश्य मदें हो गई जिसको हम देख सकते, छू सकते, समस्त भौतिक मदें जो हमारे सामने होती हैं, जिसमें मशीनें हो गई, फर्नीचर हो गए, कपड़े हो गए, खाने पीने का सामान हो गया या दूसरी वस्तुएं हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग आइटम्स हो गए, शॉप जो है आपके मोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गई, ये सब कुछ, गाड़ी हो गई, कार हो गई। अदृश्य मदें ऐसी सभी प्रकार की मदें जिसकी कीमत तो होती है लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। जैसे सभी प्रकार, इसको मतलब सेवा वस्तु होती, सभी प्रकार की सेवाएं, जैसे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर हो गया, हम बात करते हैं तकनीक की होगी, बात करेंगे जैसे बैंकिंग हो गया, जैसे टूरिज्म हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा है, ये सभी सेवाएं जो है आपकी अदृश्य वस्तुएं कहती है। पूंजीगत अंतरण, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत एक देश का दूसरे देश में किया गया निवेश, एक देश के द्वारा दूसरे देश से लिया गया जो है ऋण, ये सब जो है पूंजीगत भुगतान या पूंजीगत अंतरण के नाम से जानते हैं। और एक और चीज है एक पक्षीय अंतरण, ऐसे चीजें जो एक पक्ष होता है, या तो केवल जाता है या आता है, जैसे दान, या तो केवल दिया जाता है या प्राप्त होता है, जैसे डोनेशन, स्कॉलरशिप हो गया, उपहार हो गया, आर्थिक सहायता होती है, ये सब चीजें जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि जरूर बताइएगा, आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे या नहीं लगे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन चाहिए, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। या फिर आप अगर सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की इस आईडी के थ्रू मुझे फॉलो कर लीजिए और वहां पर लगातार अपडेट, यहाँ पर मैं लगातार जो है इकोनॉमिक्स के शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आपको वहां से भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आपको नोट्स चाहिए तो आप www.theeconomicsguru.com पर जाके अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक है, लेकिन एक ही काम करना होगा, आपको इस वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है। थैंक यू एंड बाय।